हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आई ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। सेकंड, माता की ओर से वे चीन के तांग राजवंश के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए, मुगल जो थे, मुगल दो महान शासक वंशों के मिश्रण से पैदा हुए थे, यानी दो महान शासक वंशों के वंशज थे। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। माता की ओर से अगर बात करें तो माता की ओर से आपने नाम सुना होगा मंगोल शासक चंगेज खान का। तो ये माता की ओर से जो मंगोल शासक चंगेज खान है उसके उत्तराधिकारी थे, ये चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है चीन के तांग राजवंश के नहीं थे, बल्कि मंगोल शासक चंगेज खान है, इसके उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। और पिता की ओर से अगर बात की जाए तो पिता की ओर से जो अभी आज वर्तमान में आप ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की देख रहे हैं, यहाँ पर कभी तैमूर लंग का शासन हुआ करता था। तो यहाँ पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। ये सेकंड वाला कथन आधा सही है, आधा गलत है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य है, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। सेकंड, मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने बाबर के साथ अपना चित्र बनवाया। देखिए, अगर बात की जाए मुगलों की, तो मुगल जो थे अपने आप को मंगोल कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान ने, आपको पता ही होगा, चंगेज खान ने पूरे एशिया क्षेत्र में जो है जमकर नरसंहार किया था, जमकर यहाँ पर लोगों का मारकाट किया था। तो इनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियां थी ये बिल्कुल नरसंहार से संबंधित थी। तो जब जब मंगोलों का नाम आता है, जब जब चंगेज खान का नाम आता है, तो लोगों के मन में एकदम रक्तपात वाली चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं। तो इसलिए ये लोग भी अपना नाम मंगोल शासक चंगेज खान से नहीं जोड़ना चाहते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये तैमूर के वंशज होने पर वाकई में गर्व करते थे क्योंकि इनका जो पूर्वज था तैमूर लंग, इसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए, मुगलों में सबसे खास बात ये देखने को मिलती है कि मुगलों में जितने भी मुगल शासक हुए हैं सभी ने अपने पूर्वजों के साथ अपने चित्र बनवाकर अपनी वंशावली का प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर सी वाला कथन भी सही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ये मुगल शासक हुए हैं, इन सब ने जो अपना चित्र बनवाया है उसमें केंद्र में, यानी बीच में व्यक्ति बैठाया है वो तैमूर को बैठाया है। यानी क्योंकि तैमूर इनके पूर्वज हैं और सबसे अग्रणी वही हैं तैमूर, तो बीच में इनके जितने भी चित्र बने हैं सबसे बीच में उन्हें तैमूर को दिखाया है और उसके बाद साइड से इन लोगों के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक मुगल शासक ने बाबर के साथ अपना चित्र बनवाया। नहीं, बाबर के साथ नहीं, बल्कि तैमूर लंग के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो यहाँ पर डी वाला कथन असत्य है। तो आंसर है यहाँ पर सेकेंड का डी। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, प्रथम मुगल शासक बाबर के अल्पायु में उत्तराधिकार प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेकर 1530 ने जब 1494 में काबुल राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। सेकंड, मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अगला है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में फरघाना पर कब्जा कर लिया। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं प्रथम मुगल शासक बाबर की, जिसने आपके भारत में मुगल वंश की यहाँ पर नींव डाली है। हम यहाँ पे बाबर से ही लेंगे। तो बाबर की हम बात करते हैं। तो जो मुगल शासक बाबर है, ये इसका बताया गया भारत में शासन कब से कब तक रहा है, 1526 से लेकर 1530 तक रहा है वास्तविक शासन। तो इसने जब 1494 में यहाँ बताया गया काबुल राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। देखिए, काबुल राज्य का उत्तराधिकार इसने प्राप्त नहीं किया था, बल्कि इसने जो है फरघाना जो राज्य है, यानी फरघाना या फरगना के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो फरगना का राज्य उत्तराधिकार प्राप्त किया था और तब इसकी मात्र उम्र 12 वर्ष थी। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक में कहीं कहीं पर 11 वर्ष उम्र दिखाई है, लेकिन आपकी NCERT वाली किताब में इसमें 12 वर्ष की उम्र दी हुई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य है।
यानी पहला वाला कथन गलत है। यानी बाबर का जन्म, जो मैं जन्म भी इसका बता दे रहा हूँ, बाबर का जो जन्म हुआ है वो 14 फरवरी, ठीक है, और फिर 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और ये फरगना के छोटे से राज्य में इसका जन्म हुआ था। और ये फरगना जो भी पड़ता है, फरगाना या फरगना, ये आपके उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो गया। अब इसने देखिए, इसने क्यों ये छोड़ा, अपना जो पैतृक स्थान था या जहाँ पर इसने राजगद्दी संभाली थी, उस राजगद्दी को क्यों छोड़ा, वो यहाँ पर कारण आप जान लीजिए। क्योंकि उस समय जो उज्बेक थे उनके आक्रमण बढ़ गए थे और इस वजह से इसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद ये वहाँ से भागता हुआ, यानी ये वहाँ से भागा है। भागने के बाद, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, इसने लिखा हुआ है 1504 में फरगाना पर कब्जा कर लिया। नहीं, 1504 में फरगाना पे नहीं किया है, बल्कि जो काबुल है, अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल वर्तमान में, तो काबुल पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी असत्य है। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, मुगल शासक बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रथम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। सेकंड, भारत में पहली बार पानीपत के युद्ध में तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल बाबर द्वारा किया गया। देखिए, आपको अगर यहाँ पे पता होना चाहिए कि सबसे पहला उसका जो बड़ा अभियान और सफल अभियान जो रहा है भारत में, तो उसका 1526 वाला अभियान रहा है। और इस अभियान के जरिए उसने क्या किया है, जो यहाँ के दिल्ली के सुल्तान है इब्राहिम लोदी, इसको पानीपत की लड़ाई में हरा दिया है। और खास करके यहाँ के प्रमुख, जो यहाँ पर कह सकते हैं प्रमुख जो राजधानियाँ थी दिल्ली और आगरा, तो प्रमुख इन पर कब्जा जमा लिया, प्रमुख नगरों पर कब्जा जमा लिया, दिल्ली और आगरा अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, ये खास बात ये है कि इससे पहले भारत में पूर्व में, इससे यानी बाबर से पहले किसी ने भी यहाँ पर आपके यहाँ गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया था। तोप वगैरह और गोलीबारी का इस्तेमाल सबसे पहली बार भारत में बाबर द्वारा ही किया गया है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन दोनों ही सही है। तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, इसमें से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को कौन कौन से नगरों पर कब्जा जमा लिया, दिल्ली आगरा पर जमा लिया, कौन से युद्ध में जो है कह सकते हैं कि गोलीबारी या फिर तोप का इस्तेमाल किया गया, पानीपत के युद्ध में किया गया। इसमें यानी कई प्रकार से, 4-5 प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर जो है आपका सी वाला है। अब 5वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची दी हुई है, एक तरफ सूची दूसरी दी हुई है, और इनमें से आपको जो है युद्ध जो है और ये युद्ध किन किन के मध्य लड़े गए हैं ये आपको बताना है। खानवा का युद्ध की बात करें, देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय था। और राणा सांगा की यहाँ पर यह धारणा थी कि बाबर या अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति यहाँ पर ये भी देश को लूटकर वापस चला जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, इसी वजह से ये युद्ध यहाँ पर हुआ है। तो खानवा का युद्ध जो है चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और आपके बाबर के मध्य हुआ है। तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन है, यानी ए का ऑप्शन है तीसरा वाला, बाबर और राणा सांगा के बीच। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन की, पानीपत का युद्ध। देखिए, पानीपत के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं, पानीपत के युद्ध के बारे में भी आपने चर्चा ही कर ली है कि ये युद्ध जो हुआ है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। अगला यहाँ पर युद्ध है, अगला है चंदेरी का युद्ध, यानी अगला जो युद्ध है आपका ये बाबर का चंदेरी युद्ध है। तो चंदेरी युद्ध की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये युद्ध आपका 1528 ईस्वी में यहाँ पर आपका बाबर और राजपूतों के मध्य हुआ है। यानी बाबर और जो राजपूत हैं आपके, यानी राजपूत शासक जो मेदिनी राय हैं, तो इनके मध्य हुआ है। और इस युद्ध में मेदिनी राय जो है पराजित हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पर राजपूतों का कत्ल हुआ है। और इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विजय इसकी जो हुई है, ये विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई है। तो यहाँ पर चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ा गया है। घाघरा का युद्ध बात करें तो देखिए, घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ है और ये युद्ध जो हुआ है ये बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल की संयुक्त अफगान सेना है वो पराजित हुई है। इसका जो नेतृत्व करने वाला था, यानी कि जो अफगान सेना का नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था महमूद लोदीन था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी। 6वां प्रश्न है अब आपका, यानी निम्नलिखित दिए हुए विकल्पों में से
मुगल शासकों के कालक्रम के अनुसार उनका सही विकल्प कौन सा है, यानी कि आपको क्रम लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि किन किन के बाद कौन कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट क्रम पे ही पहुँच रहा हूँ। सबसे पहले आपका बाबर आएगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का फिर अकबर, अकबर के बाद फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। यानी यहाँ पर छठवें का आंसर जो है आपका बी वाला है। सातवां प्रश्न है अब आपका, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला है, बाबर की मृत्यु के बाद 22 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। सेकंड, हुमायूं ने अपने भाइयों को भूप्रदेश प्रदान किया, जिनमें अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को काबुल और कंधार दिया गया। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बाबर की मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या होता है, यानी बाबर की मृत्यु हुई है 26 दिसंबर 1930 को, 1930 बोल रहा हूँ मैं, यानी 1530 को, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई है। और उसके लगभग 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को यहाँ पर इसका राज्याभिषेक हो जाता है, यानी कि ये अपने पिता की गद्दी संभाल लेता है। हालांकि यहाँ पर उत्तराधिकारी की परंपरा तो है नहीं मुगलों में, यहाँ पर जितना भी राज्य होता है सभी भाइयों में बराबर बंट जाता है। तो उसके बाद वही करता है ये, यानी हुमायूं अपने भाइयों को बाद बाकी हिस्से बांट देता है अपने पिता के। तो हुमायूं ने अपने भाइयों को भूप्रदेश प्रदान किए हैं, इसमें अस्करी को संभल मिला है, हिंदाल को मेवात और कामरान को यहाँ पर काबुल और कंधार दिया गया है। देखिए ये जो है आंकड़े आपकी किताब में नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक से मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर कामरान ने जो है बाद में फिर विद्रोह किया है और कामरान में बाद में जो असंतुष्ट होने के चलते इसने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया है। तो ऐसे करके डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से हुमायूं को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो यहाँ पर सातवें का आंसर है वो सी वाला सही है, यानी 1 और 2 दोनों। आठवां प्रश्न है अब आपका, हुमायूं और शेर खान के मध्य हुए प्रमुख युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में कन्नौज में और 1540 में चौसा में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। अगला है, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1556 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यानी एक इमारत जो थी, एक इमारत में जब जा रहा था उसी समय एक दुर्घटना हो गई, इस चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं को यहाँ पर शेर खान ने, यहाँ पे बताया गया, तारीखें बताई गई हैं बाकायदा कि यहाँ पर जो हुमायूं है इनको शेर खान ने यहाँ पे हराया है। 1539 में कन्नौज का युद्ध नहीं हुआ था बल्कि चौसा का युद्ध हुआ था। यानी कि ये 1539 में जो उनका युद्ध हुआ है 27 जून 1539 को, ये चौसा में हुआ है। और बंगाल से लौटते समय हुमायूं जो है और शेर खान के बीच ये बक्सर के निकट एक जगह पड़ती है चौसा, तो वहाँ पर ये युद्ध हुआ था जिसमें यहाँ पर हुमायूं पराजित हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 1540 की, तो 1540 में जो है कन्नौज वाला युद्ध हुआ है, ठीक है, ना कि चौसा वाला। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य है, हालांकि दोनों ही युद्धों में हार हुई है और उसके बाद ये ईरान को भागने को बाध्य हो गया है। अगर बात करें इसकी अगली, तो ईरान में हुमायूं ने जो है सफाविद शाह की मदद ली है। वहाँ के जो शासक हैं सफाविद शाह, इनकी मदद ली है और इनकी मदद से इसने बाद में फिर रणनीति बनाकर कई साल बाद, यानी लगभग 15 साल बाद इसने 1555 में, ध्यान देने वाली बात यह है कब, 1555 में इसने पुनः आक्रमण किया है और पुनः आक्रमण करके इसने दिल्ली को फिर से अपने अधिकार में ले लिया है। तो यहाँ पर सेकंड कथन भी असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1556 में, नहीं 1556 में नहीं, बल्कि इसने कब किया है, इसने किया 1555 में। 1555 में इसने जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया है, लेकिन अगले ही साल एक इमारत से इसकी गिरने की वजह से, एक इमारत की सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन असत्य हैं क्योंकि दोनों की जो तिथियां हैं वो गलत लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। नवा प्रश्न है अब आपका, अकबर के सैन्य अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, 1566 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। सेकंड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर अकबर की, तो अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो है सम्राट बना है और 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बनने के बाद आप देखेंगे उसका जो 1556 से लेकर 1570 तक का जो दौर है,
ये दौर उसका जो है इसके जो बैरम खां था संरक्षक, इससे निपटने में ही निकल गया है। यानी हम ये पूरा मान सकते हैं कि ये पूरा इसका दौर है, इस दौर में अकबर केवल अपना संरक्षक बैरम खान और अपने जो घरेलू कर्मचारी हैं इनके झगड़े से मुक्त हो पाया है। उसके बाद फिर इसने अभियान करने स्टार्ट किए हैं। तो इसने इसी क्रम में यहाँ लिखा हुआ 1566 में सिसोदियों की राजधानी है चित्तौड़ है, इस पर कब्जा कर लिया। नहीं, 1568 में किया है, ठीक है, ना कि 1566 में। और ये अकबर के इतिहास का सबसे कलंकित युद्ध माना जाता है। इसमें भारी जनहानि हुई है, यानी अकबर ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मारकाट की है और यहीं पर अकबर ने जो जिहाद शब्द भी दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, यानी ये 1566 में नहीं बल्कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। तो यहाँ पहला कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। ये सेकंड कथन बिल्कुल सही है। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। देखिए अकबर ने, देखते हैं यहाँ पर अकबर ने जो पूरे भारत के एकीकरण में सबसे पहले आप देखेंगे किस तरह से इसने जो कश्मीर, कांधार को मिलाया है। फिर इसने जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले प्रांत हैं इनको भी मुगल साम्राज्य का अंग बनाया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ आंसर होगा आपका बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में हुए विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। राजकुमार सलीम की मां जोधाबाई थी और यही सलीम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाए। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में जो इसका पुत्र था सलीम, यानी कि आपने कहानी सुनी होगी अनारकली सलीम वाली जो लव स्टोरी है, वो पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन हाँ सही है कहानी, कुछ हद तक वो कहानी मानी जाती है, सही कहानी है। तो उसके चलते भी यहाँ पर देखते हैं कि अकबर से नहीं बनी थी और यहाँ पर सलीम के विद्रोहों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए सलीम की माँ जो थी जोधाबाई थी और ये राजपूत जो राजकुमारी थी, ये उनसे अकबर ने विवाह किया था। और सलीम यहाँ लिखा हुआ है सलीम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाए, नहीं, सलीम आगे चलकर सम्राट शाहजहां नहीं बल्कि सम्राट जहांगीर कहलाए हैं, यानी कि शाहजहां के पिता। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, ये भी गलत है। यानी दक्कन में यहाँ पर अकबर ने जो अपने शासनकाल में दक्कन में भी इसने अभियान किए हैं, इसमें बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी असत्य है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दक्कन में कोई अभियान नहीं की है। तो यहाँ केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 11वां प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा अगर पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, शाहजहां। देखिए यहाँ पर जो जिसका जिक्र हम कर रहे थे यानी अकबर के पिता हुमायूं, तो हुमायूं की मृत्यु जो हमने कही थी बिल्डिंग से गिरने, एक इमारत से गिरने की वजह से हुई, इमारत की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई। तो ये हुमायूं ही थे जिनकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है। तो यहाँ पे 11वें का आंसर सी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु जो है चौगान या फिर पोलो खेलते समय हुई है? एक खेल होता है पोलो के नाम से, तो पोलो या चौगान जिसे बोलते हैं, तो इस खेल को खेलते हुए कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु हुई है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे 11वें का आंसर है आपका सी। 12वां प्रश्न है अब आपका, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, जहांगीर के शासन में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। जहांगीर ने सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, यानी जो पूर्णतः सफल हुए। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर जहांगीर की, तो जहांगीर के शासन में यहाँ पर जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक हैं अमर सिंह, इन्होंने मुगलों की सेवा यहाँ पर स्वीकार की है। तो पहला वाला कथन सही है। वहीं जहांगीर ने जो सिखों के खिलाफ, अहोमों के खिलाफ और अहमदनगर राज्य के खिलाफ अभियान चलाए हैं, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं, बल्कि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं, यानी असफल रहे हैं। ठीक है, सफल नहीं हुए हैं बल्कि असफल हुए हैं। सेकंड वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। देखिए जहांगीर का जो शासन रहा है वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा है, ये भी जान लीजिए। इसका शासन जो है 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। वहीं अकबर की अगर बात करें, देखिए नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया था। अकबर का जो शासन रहा है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा है।
पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो आप याद रखना। 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। हुमायूं की बात कर लें, यहाँ पे केवल एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हुमायूं की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो हुमायूं का शासन जो है ये दो भागों में रहा है। एक तो 1530 से लेकर 40 के मध्य, और फिर यहाँ पर जो है 1555 से लेकर 56 तक रहा है इसका शासन, ठीक है। और बाबर की बात कर लें तो बाबर का जो समय है, मैं ये भी नाम लिख दे रहा हूँ, बाबर की अगर बात कर लें तो बाबर का समय रहा है 1526 से लेकर 1530 तक रहा है। तो देखिए ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, किस शासक का, मुगल शासक का समय कितना, कब से लेकर कब तक रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 12वें का केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। 13वां प्रश्न है, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में हुए विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि यहाँ पर गलत कथन कौन सा है ये पूछा गया है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए, जो असफल रहे। तो देखिए जैसा कि आपने देखा था कि सलीम ने, यानी जहांगीर ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो सेम वही आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ भी पिता के साथ उसके बेटे ने फिर से धोखा दिया है और फिर से विद्रोह हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो बेटा था जिसका नाम खुर्रम था, जो कि बाद में शाहजहां कहलाया, शाहजहां सम्राट कहलाया है, इसने विद्रोह किया है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है यानी 13वें का पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, जहांगीर की जो पत्नी है, यानी जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां है, और नूरजहां जो थी शाहजहां को पसंद नहीं करती थी, तो इसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन ये असफल रही है। तो सेकंड कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है, यानी यहाँ पर सेकंड वाला भी असत्य नहीं है। 14वां प्रश्न है अब आपका, शाहजहां के सैन्य अभियानों व उसके शासनकाल में हुए विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो शाहजहां का सैन्य अभियान हुए हैं, शाहजहां के सैन्य अभियान के दौरान जो विद्रोह हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए शाहजहां का समय आप जान लीजिए, शाहजहां का समय जो है 1627 से लेकर 1658 के बीच रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, शाहजहां के शासन में अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। सेकंड, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया। थर्ड है आपका, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा, परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ चला गया। अगला है 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई। दारा सिकोह समेत यहाँ पे इसके तीनों भाई हैं, इनको मौत के घाट इसने उतार दिया। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। शाहजहां के शासन के दौरान यहाँ पर इसका जो अभिजात था, यानी कि इसका नाम था खान जहान लोदी, तो इसने विद्रोह किया है। इसकी देखिए इसकी कुछ शिकायत थी, तो खान जहान जो लोदी था ये, यानी इसके पिता के समय से इसके यहाँ कार्यरत था, तो उसे ये लगा था कि भाई शाहजहां के शासन में हमें उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना इसके पिता के शासन में मिल रहा था, तो इस वजह से इसने विद्रोह किया था। तो एंड में ये पराजित हुआ है और मारा गया है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई है और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया। देखिए यहाँ पर इन्होंने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया है और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान में ये देखते हैं यहाँ पे बुंदेलों की हार हुई है, यानी अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की यहाँ पर हार हुई है और यहाँ पे ओरछा पर कब्जा किया गया है, ना कि ग्वालियर पर। ये भी ध्यान देने वाली बात ही है, ओरछा पर इन्होंने कब्जा किया है, ना कि ग्वालियर पर। बी वाला कथन असत्य है। इसके अलावा इन्होंने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर, यानी इन्होंने बल्ख के लिए अभियान चलाए हैं और बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया है, जो कि सफल नहीं हो पाया है बल्कि असफल रहा है। और जो कंधार है, कांधार सफाविदों के यहाँ चलाया गया है इसके उपरांत। तो यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है। और इनके जीवन के अंतिम वर्षों में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके घर में गृह कलेश के चलते, यानी इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो चल गया है, जहाँ पर औरंगजेब सबसे शक्तिशाली था। तो औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों को, दारा सिकोह समेत सबको मौत के घाट उतार दिया है। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर केवल बी वाला कथन असत्य है। तो यहाँ पर 14वें का आंसर है बी। 15वां प्रश्न है आपका, शाहजहां को अंतिम दिनों में कौन से किले में कैद कर दिया गया था? ग्वालियर किला, दिल्ली किला, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी किला। तो देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि आपने ये देख ही लिया है कि अंत में 1556 के लगभग, 1556 बोला हूँ, 1657-58 में इसके पुत्रों में संघर्ष स्टार्ट हो गया है। तो उसी दौरान यहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहां को जो है
आगरा के किले में कैद कर दिया है और इसकी बाद बाकी यानी कि मृत्यु तक का जीवन आगरा के किले में ही कैद में बीता है। यहाँ 15वें का आंसर है आपका सी। 16वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? अहमदनगर और बीदर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीदर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए, अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल आपको पता ही होगा, औरंगजेब का लगभग सबको ही पता होगा, 1658 से लेकर 1707 तक इनका शासन रहा है। ठीक है, तो ये औरंगजेब का शासन रहा है। तो औरंगजेब ने यहाँ पर 1685 में, यानी कि यहाँ पर बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर को इन्होंने 1685 में और गोलकुंडा को इन्होंने जो है 1687 में गोलकुंडा पर इन्होंने अधिकार जमाया है। यानी इन्होंने बीजापुर में को 1685 में और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने जो है अपने राज्य में मिला लिया है। तो यहाँ पे बी वाला कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ 16वें का आंसर है बी। 17वां प्रश्न है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? मराठा शासक शिवाजी, मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के शासक राजा जय सिंह, सिखों के धार्मिक गुरु गुरु तेग बहादुर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार जब यहाँ पर जो मराठा शासक शिवाजी हैं वो चाहते थे कि इनके मुगलों के अधीन रहें, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने कई बार उन्हें अपमानित किया। इस अपमान की वजह से वो इस और मुगल शासकों के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। और बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर औरंगजेब की सेना के विरुद्ध मराठा शासक शिवाजी ने जो छापामार पद्धति से युद्ध लड़ा है। तो यहाँ पर 17वें का पहला वाला कथन सही है। 17वें का आंसर है ए। 18वां प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? यहाँ पर आजम, मुअज्जम, अकबर, कामबख्श। देखिए यहाँ पर जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब का यहाँ पर औरंगजेब का जो पुत्र है, तो ये पुत्र का नाम है अकबर। तो अकबर ने जो है एंड टाइम पर यहाँ पर कह सकते हैं विद्रोह किया है और विद्रोह के चलते यानी कि राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया है जिसमें उसे मराठों का, दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला है और एंड में वो यहाँ पर सफाविद भाग गया है, सफाविद ईरान भाग गया है। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर औरंगजेब में अकबर कहाँ से आ गया। देखिए इनमें क्या है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम बाद में रखा जा सकता है, जैसे आपके परिवार में भी होता है कि कोई नाम आपके दादाजी का था फिर उसने नाती का नाम रख दिया, तो वही यहाँ पर है। यानी ये जो औरंगजेब का पुत्र है यानी राजकुमार अकबर जो है औरंगजेब का पुत्र है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये कुछ गलत लिखा, गलत नहीं लिखा हुआ है, वो सेम नाम यूज कर लिया है। ऐसे बहुत सारे नाम हमें जो तमाम राजाओं के यूज करने को देखने को मिलते हैं, जो कि उनके मान लीजिए परदादा का नाम रहा था फिर बाद में उन्होंने वही उपाधि खुद लगा ली है। तो यहाँ पर भी वही है, यानी अकबर जो है वो एक औरंगजेब का बेटा भी है। तो यहाँ 18वें का आंसर है आपका सी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, मुगलों की उत्तराधिकार परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। सेकंड, उत्तराधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे जो हिंदू शासकों के अपोजिट यानी आप देख सकते हो हिंदू शासकों में अक्सर यही होता था कि जो उत्तराधिकारी जो बनता था वो ज्येष्ठ पुत्र बनता था, यानी कि जो अपने पिता का बड़ा पुत्र होता था वही राज्य का वारिस बनता था, यानी कि वही राज्य की पिता की गद्दी संभालता था। जबकि यहाँ पर ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था, यानी ये लोग ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्येष्ठाधिकार में विश्वास करते थे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो उत्तराधिकारी की यहाँ पर सहदायत कि मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, यानी इनकी एक प्रथा थी सहदायत, तो वो प्रथा ही अपनाते थे। इसमें क्या होता था कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी उनका राज्य उनके जितने भी पुत्र हैं उन सब में बांट दिया जाता था। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल सेकंड कथन सही है, तो 19वें का आंसर है आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, मुगलों के राजपूतों से वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, अनेक राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सेकंड, जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। थर्ड, शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह अंबर यानी जयपुर के राजपूत शासक राजा बिहारी मल यानी बहारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई जोधाबाई थी। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने मुगलों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, खास करके राजपूतों में।
तो ये परंपरा जो है अकबर के टाइम से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले अकबर ने ही जो है यहाँ पर राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए हैं, उसके बाद इसके पुत्रों ने भी वही परंपरा जारी रखी है। हालांकि सभी राजपूत इसके फेवर में नहीं थे, तमाम राजपूतों ने इसका विरोध भी किया है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जहांगीर की माँ जो थी वो कच्छपा की राजकुमारी थी। यहाँ बताया गया है कि वह मारवाड़ के राजपूत शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, नहीं। ठीक है, वे जो थी वो अंबर के जयपुर के यानी कि जयपुर के राजपूत शासक राजा बिहारी मल यानी भारमल की ज्येष्ठ पुत्री थी। हरखाबाई, जोधाबाई, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो ये थी, ना कि ये जो है मारवाड़ के शासक की पुत्री। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। उसी तरह शाहजहां की माँ जो थी वो एक राठौड़ राजकुमारी थी और ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। यानी थर्ड वाला कथन भी असत्य है। यानी आप कह सकते हैं सेकंड और थर्ड कथन का जो पीछे वाला पोर्शन है वो यहाँ पर बदल दिया गया है, यानी ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो यहाँ दूसरा तीसरा कथन असत्य है, केवल पहला वाला कथन सत्य है। तो यहाँ पर आंसर है यहाँ पर केवल एक। 21वां प्रश्न है अब आपका, सिसोदिया राजपूत जब हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। कारण पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो सिसोदिया राजपूत जब हारे हैं तो मुगलों ने क्या किया है, उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया है अकबर ने, और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी हैं। तो यानी अकबर के समय में इस तरह की जो नीति अपनाई गई थी, तो ये नीति की वजह से क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा शासक जो थे इनके मित्र बन पाए हैं, और मित्र बनने की वजह से मुगल जो है संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा पाए हैं। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हालांकि जो मित्रवत वाली जो नीति है ये बाद में आके गड़बड़ा गई है, खास करके औरंगजेब के टाइम में। यानी संतुलन इसमें हमेशा नहीं बना रहा है। औरंगजेब के समय में ये नीति जो है यहाँ पर फिर से गड़बड़ा गई है। शिवाजी जो थे वो मुगल सत्ता स्वीकार करने आए, लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया, वहीं से ये नीति गड़बड़ा गई है। तो यहाँ पर 21वें का पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है ए। 22वां प्रश्न है अब आपका, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अगला है, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। देखिए यहाँ पर जो मनसबदार शब्द है, खास करके मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें आज हम बोलते हैं नौकरशाह को, तो वही नौकरशाह उस समय मनसबदार कहलाते थे मुगल काल में। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। शुरू में जो मनसबदार रखे जाते थे वो ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या है, जो भारतीय वर्ग है, ईरानी वगैरह, भारतीय मुसलमान है, अफगानी, राजपूत, मराठा, इन समूहों को भी मनसबदार के रूप में अपने यहाँ सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व इसके जरिए निर्धारित किए जाते थे। खास करके अगर बात की जाए, यहाँ पे बताया गया है कि सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। नहीं, जात पद की संख्या, यानी यहाँ पर जो जात पद है उसकी संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा और वेतन भी उनका उतना ही बढ़ जाता था। तो तीसरा वाला कथन असत्य है। चौथा लिखा गया है कि जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। देखिए यहाँ पर घोड़े और घुड़सवार कितने होंगे ये डिपेंड करता था सैन्य उत्तरदायित्व पर, यानी उन्हें सेना का कौन सा उत्तरदायित्व दिया गया है। मान लीजिए कोई जटिल काम दिया गया है, यानी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे नेतृत्व करना है, तो उस हिसाब से ज़्यादा घुड़सवार रखेंगे। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता था सैन्य उत्तरदायित्व के ऊपर। तो यहाँ चौथा वाला कथन भी गलत है, क्योंकि इस पर जात पद के द्वारा नहीं होता था, बल्कि सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को जो सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो यहाँ पर केवल पहला दूसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो 22वें का केवल तीसरा और चौथा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका सी। 23वां प्रश्न है अब आपका, मुगल काल में मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सैनिकों को दगवाते थे एवं घोड़ों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी कोई जटिल उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो उसके हिसाब से ज़्यादा वो घुड़सवार रखने पड़ेंगे, कोई वैसा हल्का सा काम सौंपा गया है उसके लिए कम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हम देखने को हमें ये मिलता है, यहाँ पर घोड़ों को दागने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। यानी जो भी घोड़े हैं इस काल में, मुगल काल में, उनको दागने की परंपरा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मनसबदार यहाँ पर अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के जो घोड़े होते थे, यानी सैनिकों को नहीं दगवाते थे बल्कि सैनिकों के जो घोड़े होते थे उनको दगवाते थे, यानी चिन्हित करवाते थे। और घोड़ों का पंजीकरण नहीं होता था बल्कि जो सैनिक हैं, यानी उनकी बटालियन में उनकी जो पलटन है उसमें सैनिक जो होते थे उन सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसके उपरांत ही उनको वेतन मिलता था, क्योंकि इससे पता चल जाता था कि उनके मनसबदार के नीचे कितने सैनिक, कितने जो घुड़सवार काम कर रहे हैं, ये पता चल जाता था। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ गलत लिखा हुआ है। सैनिकों को नहीं दगवाते थे बल्कि घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। तो यहाँ केवल पहला वाला कथन सही है, यानी कि सॉरी, पहला कथन केवल पहला सही है, लेकिन पूछा गया है यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो केवल सेकंड वाला कथन असत्य है यहाँ पर। तो आंसर होगा आपका बी। 24वां प्रश्न है अब आपका, मनसबदारों की वेतन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मनसबदार अपना वेतन जो है ये राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, और ये करीब करीब इक्ताओं के समान होती थी। तो पहला वाला कथन सही है। इसमें फ़र्क क्या है यहाँ बताया गया। फ़र्क ये था इसमें, जैसे आपने ये सुना था कि जो इक्ता वाली भूमि मिलती थी इनके ऊपर मुक्ति बैठते थे, तो मुक्ति जो थे, ये मनसबदार जो थे मुक्तियों से भिन्न थे। ये अपनी जागीरों पर रहते नहीं थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। इनके पास अब इनकी जो जागीरें केवल मिली होती थी, उन जागीरों से केवल राजस्व यानी रेवेन्यू एकत्रित किया जाता था, और वो भी रेवेन्यू अपने अधिकारी भेजकर या अपने नौकर भेजकर रेवेन्यू इकट्ठा करवाते थे। जबकि जो यहाँ पर इक्तेदार थे, यानी कि इक्तेदारों पर बैठने वाले मुक्ति थे, ये वहाँ पर प्रॉपर तरीके से शासन करते थे, वहाँ प्रशासन चलाते थे बैठकर। तो यहाँ पर वैसा नहीं था, ये इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे। प्रशासन नहीं करते थे बल्कि केवल राजस्व वसूल करते थे, और राजस्व भी स्वयं वसूल करने नहीं आते थे बल्कि अपने नौकर जो भी उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए हैं उनसे इकट्ठा करवा लेते थे। तो ये पहला वाला कथन यहाँ सही है। तो यहाँ पर आंसर है यहाँ पर 24वें का ए। 25वां प्रश्न है अब आपका, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया। कारण, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। देखिए अकबर बहुत बड़ा दूरदर्शी शासक था, तो उसने अपने यहाँ कोई ऐसी अव्यवस्था ना फैले जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट हो, कोई विवाद को जन्म मिले। उसने क्या किया, बहुत बारीकी से जागीरों का राजस्व जो था तो उनको यहाँ आकलित करवाया कि भाई किस जागीर से कितना राजस्व इकट्ठा होगा। तो ऐसे करके एक समान रूप से सबका राजस्व बना रहे, किसी के साथ ये ना लगे कि हमें कम मिल रहा है उसे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का यहाँ पर सही स्पष्टीकरण है। 26वां प्रश्न है यहाँ भी कथन दिया है, कारण दिया है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कारण, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। देखिए यहाँ कथन बिल्कुल सही है कि औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते जागीर जो हैं इनकी संख्या और जागीर पाने वाले जो हैं मनसबदार, इनका वेतन बहुत कम हो गया। यानी पहली बात, जागीरों को प्राप्त करने में भी बहुत लंबी लाइन लगती थी। जागीरों की संख्या जो है यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि मनसबदार बहुत ज़्यादा हैं। मनसबदारों को काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ता था कि कब हमें जागीर मिलेगी। तो यहाँ कथन तो बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई है और इससे राजस्व में गिरावट आई है। नहीं, यहाँ पर क्या है कि मनसबदारों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है, जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो इन कारणों की वजह से जागीरों की संख्या में यहाँ पर कमी हुई है। तो यहाँ कथन तो सही है, ये सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है, ये कारण यहाँ पर गलत है। तो यहाँ आंसर होगा 26वें का सी। 27वां प्रश्न है अब आपका, मुगलकालीन जब्त और जमींदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। सेकंड, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर
शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पर एक जिक्र मिलता है अकबर के राजस्व मंत्री, इसका नाम है टोडरमल। तो टोडरमल ने, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुगल काल में इन्होंने जितने भी मुगल शासक थे, यानी खास करके अकबर के समय में, इन्होंने हर जमीन का आकलन किया है, जा जाकर किस जमीन की उत्पादकता ज़्यादा है, किसकी कम है। मान लीजिए एक जैसी दर रख दी कि हमें मान लीजिए अनाज का 1/3 चाहिए, 1/5वां भाग चाहिए। हो सकता है कहीं की जमीन ज़्यादा अनाज पैदा कर रही हो, कहीं की कम कर रही हो, तो एक तरह से प्रजा के साथ अन्याय होगा। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अकबर ने के जो राजस्व मंत्री हैं टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की जो पैदावार है, कीमतें हैं और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक जहाँ पर सर्वेक्षण किया है और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व यहाँ पर निश्चित कर दिया गया, किस पर कितना यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है कि प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की ये व्यवस्था जो थी वो जब्त से कहा जाता था। पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरी, देखिए मुगल काल में पूरा प्रशासन सुचारू रूप से चलता था। इस प्रशासन को चलाने के लिए कर की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी, यानी राजस्व की आवश्यकता पड़ेगी, संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या है, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान जो थे वो ग्रामीण कुलीनों को, यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो यहाँ पर ये समस्त मध्यस्थ, यानी जो मुखिया या स्थानीय सरदार थे, इन सब के लिए मुगल एक ही शब्द इस्तेमाल करते थे, वो था जमींदार। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो आंसर यहाँ पर होगा डी। 28वां प्रश्न है अब आपका, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है। यानी अकबर के शासनकाल का विवरण हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है। तबकात ए अकबरी, अकबरनामा, तारीख ए अल्फी, मज्म उल बहरीन। देखिए अकबर ने अपने करीबी मित्र इनके, और ये दरबारी हैं इनके, अबुल फजल, इनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने यहाँ पर इनका इतिहास यहाँ पे लिखा है, इनके बारे में बताया है। तो अबुल फजल को उन्होंने आदेश दिया था कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखें और अबुल फजल ने ये इतिहास जो है 3 जिल्द बनाई है। 3 जिल्दों में ये इतिहास पूरा किया है। ये कह सकते हैं जिल्द का मतलब क्या होता है, पार्ट। कहते नहीं पार्ट 1 आ गया, किसी मूवी का पार्ट 2 आ गया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 3 जिल्द इसमें तैयार की हैं। पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों का यहाँ पर बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तीसरी जिल्द इनकी आईने अकबरी है। ठीक है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो ये पूरा ये अकबरनामा के भीतर आ जाता है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है, तो यहाँ पर 28वें का आंसर होगा बी। 29वां प्रश्न है अब आपका, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ सूची दी हुई है, इसको दूसरी सूची से आपको मिलाना है। यहाँ पे कुछ अधिकारी दिए गए हैं, इनको क्या क्या नाम से उस समय पुकारते थे, ये हम यहाँ पर मैच करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रांतों के वित्तीय अधिकारी। देखिए प्रांतों के जो वित्तीय अधिकारी होते थे, इन्हें दीवान कहा जाता था, इनको दीवान कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर अगला है आपका धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले जो कार्यों का मंत्री होता था उसको यहाँ पर सदर कहते थे, उसके लिए सदर शब्द यूज होता था। अगला है यहाँ पर प्रांतों के प्रशासक। देखिए यहाँ पर मुगल काल में, यानी कि अबुल फजल ने जैसा कि बताया था कि साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा हुआ था, इन्हें सूबा कहा जाता था और सूबों के जो प्रशासक होते थे ये प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। इन सूबों के प्रशासक क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे। तो यहाँ पर सी का जो है दूसरा है। अगला है यहाँ पर सेना नायक। देखिए सेना नायक की अगर हम बात करें तो सेना नायक को यहाँ पे फौजदार कहते थे। उस समय जो यानी सेना नायक जो होता था उसको फौजदार कहते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक अंतिम बचा है आपका, ये बचा है सैनिक वेतनाधिकारी। इसको बख्शी कहा जाता था, सैनिक वेतनाधिकारी को बख्शी कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यानी 29वें का सही आंसर है आपका सी वाला। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, ठीक है, और डी का 5वां और ई का तीसरा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 29 का सी। 30वां प्रश्न है आपका, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, अजमेर। देखिए अकबर ने जो है इबादत खाने का निर्माण जो है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में करवाया है। तो यहाँ आंसर है 30वें का ए। 31वां प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सत्य है। पहला है 1570 में अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। सेकंड, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। थर्ड है आपका, ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। देखिए यहाँ पर अकबर, उसकी रुचि बहुत ज़्यादा धर्म के यानी धार्मिक व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था। उसका मानना यह था कोई एक धर्म यहाँ पे बेहतर नहीं है, सभी को मिलजुल कर एक बेहतर धर्म बनाना चाहिए जिसके लोगों के बीच जो धर्म को लेकर जो विवाद रहता है वो विवाद खत्म हो जाएगा। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए इसने क्या किया है कि जब ये फतेहपुर सीकरी में था 1570 में, इसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरी हैं रोमन कैथोलिक चर्च के, और इसके अलावा जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी हैं, इनके सबके साथ मिलकर इसने धर्म के मामलों पर चर्चाएं शुरू की हैं और ये चर्चाएं यहाँ पर इबादत खाने में हुई हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो इबादत खाने में इनकी चर्चाएं जो हुई, इन चर्चाओं से अकबर ने सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिए। इन सब के उपरांत अकबर की यहाँ समझ बनी है कि विद्वान जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। मतान्धता का मतलब क्या है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई जो भगवान है चंद्रमा पर रहते हैं। मान लीजिए किसी धर्मगुरु ने कह दिया कि हमारे भगवान जो है वो चंद्रमा पर रहते हैं, चंद्रमा पर उनकी सत्ता विराजित है, तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और मान लीजिए किसी ने प्रश्न उठा दिया कि चंद्रमा पर तो कुछ है ही नहीं, तो वो उसके लिए विरोधी हो जाएगा। तो यही मतान्धता होती है। हमारे धर्मगुरु ने जो बात कह दी हमने उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, और ऐसे करके ये जो मतान्ध होकर जो हम चीज़ें स्वीकार करते जाते हैं, इसी वजह से हम कट्टर बनते जाते हैं। तो ये बात अकबर ने यहाँ महसूस की है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इन सब के उपरांत अकबर ने यानी उनकी जो शिक्षाएं प्रजा, इन्होंने ये देखा अकबर ने कि जो धार्मिक गुरु हैं या धर्मगुरु हैं, इनके शिक्षाएं जो हैं वो अक्सर प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देती हैं। इसलिए अकबर ने यहाँ पर इस अनुभव पर पहुंचाया कि अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ये ले आया है, सहिष्णुता की नीति की ओर ये अकबर उन्मुख हुआ है। तो तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन यहाँ सही है, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 32वां प्रश्न है, कथन दिया हुआ है अकबर की सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। कारण अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। देखिए अकबर जो है विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत एक निष्कर्ष पर निकला है और उसने सुलह-ए-कुल नाम की यहाँ पर एक नीति चलाई है। और ये नीति जो थी इसमें कोई एक धर्म यहाँ पे इसके केंद्र में नहीं था। इसके केंद्र बिंदु में क्या था? नीति शास्त्र था, यानी इथिक्स बोल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मानवीय मूल्य सबसे सर्वोपरि रखे गए थे कि हमारा दिल जो करता है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो बेटर है। हम किसी धर्मगुरु की या किसी किताब की बात नहीं मानेंगे, जो मानवीय रूप से सही है वही सही है। तो इसमें वही था कि एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो यह कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 33वां प्रश्न है अब आपका, मुगलकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। राजस्व का भार कम था, इस कारण प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत अधिक धन बचता था। अगला है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। देखिए यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है मुगल कालीन समाज के दौरान कि मुगल कालीन समाज में भी एक तरफ कई सारी जगह पर वैभव दिखाया गया था, बहुत बहुत ऊंची इमारतें हैं, राजसी वैभव है, वहीं दूसरी ओर दरिद्रता, असमानता देखने को मिलती है। तो तमाम जो यात्री वगैरह आए हैं उन्होंने इस दरिद्रता को देखकर वो विस्मित हो गए हैं, कह सकते हैं बहुचकित रह गए हैं कि ये किस तरह की यहाँ पे कह सकते हैं असमानता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे मनसबदारों की एक छोटी संख्या थी, लगभग 5.5% के करीब, तो इन्हें राजस्व का लगभग 61.5% भुगतान होता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी असमानता रही होगी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो मुगल सम्राट के जो भी मनसबदार थे या मुगल सम्राट थे, ये बहुत विलासितापूर्ण थे, यानी अपने विलासीपूर्ण जीवन को जीने में ज़्यादा यहाँ पर इच्छुक रहते थे। तो ये बहुत बड़ा भाग जो है वेतन और वस्तुओं का इस पर लगा देते थे। तो यह पहला बी वाला कथन भी सही है।
अगर अगली बात की जाए यहाँ पर, देखिए ये सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता था? पैसा किसान ही देता था इन राजस्व के रूप में। तो राजस्व का भार यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। यहाँ लिखा हुआ है कम था, नहीं, राजस्व का भार बहुत अधिक था, भार बहुत ज़्यादा अधिक था। और इस राजस्व के भार की वजह से जो प्राथमिक उत्पादक हैं यानी किसान, शिल्पकार, इनके पास निवेश के लिए बहुत धन नहीं बचता था, बल्कि कुछ बचता ही नहीं था, बिल्कुल काम चला हुआ, यानी कह सकते हैं बिल्कुल कंगाल हो गए थे। यानी राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। और इनमें से ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग थे जो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। यानी आप समझ सकते हैं, एक ओर तो ये राजा जो है अपने वैभवशाली दंभ भर रहे हैं, दूसरी ओर प्रजा जो है भूख से मर रही है। तो यहाँ सी वाला कथन असत्य है। यहाँ लिखा हुआ है राजस्व का भार कम था, कम नहीं था, बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा मुगलों में बहुत सारे कुलीन वर्ग थे जिनके हाथों में बहुत अधिक धन और संसाधन थे, और इसी वजह से आप देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए नए राज्यों का उदय हो गया है। यानी आप देखेंगे कि ये शक्तिशाली लोग हैं, तो इन्होंने बाद में फिर नए वंश स्थापित कर लिए हैं, जैसे हैदराबाद, अवध जैसे प्रांत, ये यहाँ पर उठ खड़े हो गए हैं बाद में औरंगजेब के पतन के बाद। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन असत्य है, ए बी डी सही है, सी वाला कथन असत्य है। तो 33 का आंसर है सी वाला। 34वां प्रश्न है अब आपका, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो अकबर के समकालीन रहे हैं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 88 से 1629, रूसी शासक जार ईवान चतुर्थ बेसियलेविच 1530 से 84। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, ये सभी शासक जो हैं अकबर के समकालीन रहे हैं। यहाँ पर खास करके जो ईवान चतुर्थ है, इसको ईवान द टेरिबल के नाम से भी ये कुख्यात माना जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही शासक जो हैं अकबर के समकालीन रहे हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न है अब आपका ये वाला, मेहरुन्निसा किस मुगल शासक की बेगम थी? देखिए ये कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर मेहरुन्निसा के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिकोह। देखिए मेहरुन्निसा ने जो है 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया था, और इसके बाद उसे नूर जहां का खिताब मिला था। इसके बाद इसे क्या मिला था? मेहरुन्निसा को जो है नूर जहां के खिताब से नवाजा गया था। और नूर जहां जो थी, यानी कि जो नूर जहां थी, ये हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही हैं, और कहा जाता है जहांगीर की सबसे फेवरेट भी थी, सबसे प्रिय रही हैं। तो नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं, और जिनमें से एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर रानी यानी कि उसकी एक वाक्य और इसने इंगित करवाया था कि रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो यहाँ पर मेहरुन्निसा जो है ये जहांगीर की पत्नी है, जिनको बाद में नूर जहां की किताब से नवाजा गया है। तो 35वें का आंसर है यहाँ पर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई कमेंट या क्वेरीज हो तो हमें वो कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।